तो लास्ट वीडियो में हमने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्मेशन तक देखा था जो कि 1920 में बना था। अभी हम देखेंगे कि साइमन कमीशन से शुरुआत आज की। साइमन कमीशन आया क्यों था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया, जिसमें डायआर्की, बाइकैमलिज्म, ये सब सारी चीज़ें आई थी। तो बोला गया था कि ये जो हम एक्ट लेके आ रहे हैं उसको चेक करने के लिए हम फिर आएंगे 10 साल के बाद। लेकिन क्या होता है, ये पहले ही आ जाते हैं। 1928 में ही साइमन कमीशन आ जाता है, जिसको चेयर करते हैं जॉन साइमन। उन्हीं के नाम पे ये साइमन कमीशन पड़ा। और उस टाइम ये भेजा किसने था? पीएम स्टैनले बाल्डविन। तो ऐसे बस याद रखिए, बाल्डविन मतलब गंजा है, गंजा आदमी। तभी तो ये फालतू हरकत किया, साइमन कमीशन भेजा, जिसका भी बहुत विरोध होगा। तो विरोध क्यों हो रहा था? पहली बात तो ये 7 मेंबर कमेटी थी, लेकिन उसमें एक भी इंडियंस नहीं थे। मतलब यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया बट देयर इज़ नो इंडियन इन इट। तो ये मेन रीज़न था प्रोटेस्ट का। और बात करें साइमन कमीशन का बाइकआउट किसने किसने किया था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हिंदू मुस्लिम कांग्रेस सब साथ में आके इसको बाइकआउट कर रहे थे। बट इसके अलावा कुछ लोग थे जो इसे सपोर्ट भी कर रहे थे साइमन कमीशन को। तो पंजाब की यूनिस्ट थी और जस्टिस पार्टी साउथ इंडिया की, उन्होंने सपोर्ट किया था साइमन कमीशन को। और इसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ बोली गई थी। बस एक चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है कि साइमन कमीशन बोलता है कि अभी अपन आएगा तो अपन डायरकी को एबॉलिश करेगा, ठीक है। और इसी से हमको एक चीज़ याद रखना है कि साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। तो हमने क्या याद रखना है कि उस टाइम पीएम कौन थे जिन्होंने ये भेजा था? बाल्डविन, टकला गंजा जो था उसने ये भेजा था, इतनी फालतू काम करी थी। अब जब साइमन कमीशन की कुछ बातें थी वो पसंद नहीं आई, तो इंडिया के जो लीडर्स होंगे वो अपनी बातें लेके आएंगे। तो अभी हम देखेंगे साइमन कमीशन और उनके अपोजिशन में फिर क्या गया है। तो बी आर अम्बेडकर आएंगे, उन्होंने कुछ पॉइंट दिया। ऑब्वियसली बी आर अम्बेडकर हैं तो वो डिप्रेस्ड क्लास की बात ज़्यादा करेंगे। तो हम इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं कि इनके जो पॉइंट्स होंगे सब डिप्रेस्ड क्लास के अराउंड ही होंगे। फिर उसके बाद दिल्ली प्रपोजल आता है, जिसको जिन्ना लेके आते हैं 1927 के आसपास। वो भी कुछ उसी टाइप का था। अब जिन्ना है यानी मुस्लिम कम्युनिटी की बात करेंगे वो ज़्यादा। फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। अब हमें याद रखना है कि इसमें मेंबर्स कौन कौन से थे नेहरू रिपोर्ट के टाइम पे। तो ट्रिक है MTS जो होता है मल्टीटास्किंग सर्विस। तो ऐसे याद रखना है, नेहरू रिपोर्ट मेंबर्स MTS। M मतलब मोतीलाल नेहरू, T से तेज बहादुर सप्रू, S से सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए नेहरू रिपोर्ट जो थी वो डोमिनियन स्टेट की मांग करती है, ऐसा नहीं है कंप्लीट वाला मत सोच लीजिएगा, डोमिनियन स्टेट। हालांकि इसमें कुछ लोग थे जैसे सुभाष चंद्र बोस जी थे, ये बोलते कि नहीं डोमिनियन स्टेटस नहीं, वी नीड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। बट मेजॉरिटी की डिमांड यही थी कि डोमिनियन स्टेट चाहिए। फिर उसके बाद निकल के आता है जिन्ना का 14 पॉइंट 1929 में। अगेन अब जिन्ना की बात है तो उनके जितने पॉइंट्स होंगे वो मुस्लिम के अराउंड ही रिवॉल्व होंगे। उसके बाद हमें याद रखना है इरविन डिक्लेरेशन, दिल्ली मैनिफेस्टो और लाहौर सेशन। देखिए इसके पहले हमने देखा था वो क्या था, दिल्ली प्रपोजल था जिन्ना का, जो कि समवट रिलेटेड था साइमन कमीशन के एक तरीके से अपोजिशन में नहीं, उनके कुछ अपने पॉइंट्स थे। और दिल्ली मैनिफेस्टो जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स लेकर के आएंगे। प्रपोजल जो था वो जिन्ना का था, मैनिफेस्टो मतलब मैनिफेस्ट करना, कुछ बड़ा काम करना। तो ये उस टाइम के जो पॉलिटिकल लीडर्स, कांग्रेस के लीडर्स थे, ये उनकी कहानी थी। देखते हैं सबसे पहले इरविन डिक्लेरेशन। तो इरविन डिक्लेरेशन में क्या था? इरविन ने बोला था कि नहीं हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे, इसका प्रॉमिस करते हैं। और बोला था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, इसका भी हम प्रॉमिस करते हैं। तो ये हुआ। उसके बाद दिल्ली मैनिफेस्टो में क्या था, जितने कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स थे वो आए और उन्होंने भी कुछ इसी से संबंधित बातें करी। अब देखिए अगर पॉलिटिकल लीडर्स आ रहे हैं, स्पेशली कांग्रेस के नेता, तो वो अपने बारे में बात करेंगे। लाइक ये इसमें जो कुछ पॉइंट थे वो पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से प्रेजेंटेशन, इन सब के बारे में रिवॉल्व कर रहा था। उसके बाद आता है लाहौर सेशन। लाहौर सेशन में नेहरू प्रेसिडेंट होंगे और इसी में ही क्या हुआ था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करी गई, पूर्ण स्वराज की। और 31 दिसंबर 1929 में ट्राई कलर हमने अपना फहराया, कहाँ पे? रावी नदी के तट पे। और इसी में बोला गया कि हम 26 जनवरी 1930 को अपना पहला इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। अब देखिए इसका सीक्वेंस हम याद रखेंगे, इरविन डिक्लेरेशन, दिल्ली मैनिफेस्टो, लाहौर सेशन। तो इडली आई से हो गया आपका इरविन डिक्लेरेशन, डी से हो गया दिल्ली मैनिफेस्टो, एल से हो गया लाहौर सेशन, और इडली के साथ तो चटनी भी खाएंगे। तो चटनी मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इन सब के बाद हमारा क्या आएगा? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो कि 1930 से 1934 तक चलेगा। तो ये आया क्यों? तो इरविन ने जो कुछ पॉइंट्स दिए थे और हमें पसंद नहीं आया, इसलिए हमने उसको रिजेक्ट किया और शुरुआत किसकी कर दी? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। हालांकि देखिए एक तो इरविन डिक्लेरेशन 1929 में आया था, तो उसके बाद हमने उसको रिजेक्ट करके CDM स्टार्ट करी। लेकिन फिर से जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा पहली बार वाला, दूसरे में गांधी जी भी जाएंगे और फिर से बात नहीं बनेगी तो रीस्टार्ट करेंगे। मतलब पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान ये CDM थोड़ा सा रुकेगा,
लेकिन वापस से सेकंड वाले में जाने के बाद गांधी जी के बीच में बातें नहीं बनेंगी तो वो फिर से रीस्टार्ट करेंगे। देख लेते हैं। तो इसमें क्या था कि सॉल्ट टैक्स के प्रोटेस्ट के लिए गांधी जी ने ये दांडी मार्च शुरू करा था, जो कि 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला। इसमें बोला गया कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है अब इलीगल हो गया। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने ये जो सॉल्ट टैक्स था उसका प्रोटेस्ट किया, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, तो ब्रिटिशर्स ने कहा ओके चलो आईएनसी अब इलीगल हो। तो अब इसमें हम एक चीज़ याद रखेंगे कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो इंडिया के अलग अलग पार्ट में हो रहा था और उसे कौन लीड कर रहा था। तो देखिए, तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी लीड कर रहे थे। मालाबार में कौन था? के केलप्पन। याद रखिए, मालाबार तो मोहनदास करमचंद गांधी सब जगह फेमस थे उस टाइम पे, तो एम से मालाबार, के से के केलप्पन। कहाँ पे ये हो रहा था? तो महात्मा गांधी हैं, कहाँ पे गए? सीपी में गए, कनॉट प्लेस दिल्ली में है, वैसे याद रखिए। तो सीपी से मतलब कैलीकट टू पायन्नूर। अब देखिए, इसको याद करने के लिए क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अगर मतलब कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है कि कैलीकट टू पायन्नूर और उसमें ऑप्शन आप सोचेंगे सी राजगोपालाचारी भी साउथ इंडियन नेम लग है, तो हो सकता है ये उनका हो। नहीं, MK CP, कैलीकट टू पायन्नूर कौन था? के केलप्पन थे। अब इसके अलावा जो होगा वो सी राजगोपालाचारी का ही है। फिर बंगाल में कौन लीड कर रहा था? सुभाष चंद्र बोस और JM सेनगुप्ता। तो ये बंगाली नाम लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम याद कर सकते हैं। फिर पेशावर में कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, और इन्होंने वॉलंटियर भी अपना पूरा बनाया था, जिसको खुदाई खिदमतगार्स भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? धरसना है। धरसना वाला जो इलाका है वहाँ पे कौन लीड कर रहा था? सरोजनी नायडू मेनली, और मनीलाल। याद कैसे रखेंगे? धरसना, धर को घर से याद रखिए, सना से आसान, तो घर के बाहर आसान नहीं होता है विमेन का जाना। तो धरसना से हमें बस ऐसे याद रखना है कि किससे रिलेटेड है? विमेन यानी सरोजनी नायडू। और बारदौली एंड खेड़ा में, तो बारदौली तो हमने पढ़ा ही था 1928 के टाइम का, तो वहाँ पे तो सरदार पटेल ही लीड कर रहे होंगे, और बारदौली में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल देंगी वहाँ की विमेन्स। उसके बाद यूपी में कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। बिहार में अंबिका कांत सिन्हा, और मणिपुर और नागालैंड वाले रीजन में कौन थी? रानी, लाइक आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, रानी। तो ये किससे एसोसिएटेड थी? हेरेका रिलीजियस मूवमेंट से। इनको डॉटर ऑफ हिल्स भी बोला था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, और उस टाइम पे ये केवल 13 साल की थी। फिर नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा में कौन था? गोपाल बंधु चौधरी। तो उड़ीसा का ओ, गोपाल ओ, उड़ीसा गोपाल बंधु चौधरी। अब हम देख लेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो टोटल 3 हुए थे, हमें पता है। ये याद रख लेंगे पहले कि उस टाइम पे PM मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टाइम पे PM वहाँ के पे कौन थे? रैमसे मैकडोनाल्ड। और अगर हम बात करें तो पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे हमारे इंडिया में वायसरॉय कौन थे? एरविन थे, और सेकंड के टाइम पे विलिंगटन, और थर्ड के टाइम पे भी विलिंगटन है। कैसे याद रखेंगे कि जब भी हम बात करते हैं पहले बोलते हैं आई, फिर वी, पहले अपनी फिर हमारी बात करते हैं। तो आई से एरविन, फिर W, ये हो गया वी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। तो वही है, नवंबर 1930 से स्टार्ट हुआ और 1931 तक चलेगा, और सेकंड वाला 1931 से 1931 तक ही रहेगा, और थर्ड वाला होगा 1932 से 1932। ये मतलब 30 से लेके 32 के बीच में पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। हमें याद कर रखना है कि गांधी जी सेकंड वाले में पार्टिसिपेट करते हैं, और उसी में ये बोलते हैं कि भाई हमें पूर्ण स्वराज ये सब की बात करी है उन्होंने, बट ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, और उल्टा ये लोग बोलते हैं कि नहीं हम सेपरेट इलेक्टोरेट ही देंगे। फिर क्या होता है लेटर ऑन? थर्ड वाले में कम्युनल अवार्ड निकल करके आ जाता है। तो कम्युनल अवार्ड की डेट हमें याद रखनी है 16 अगस्त 1932। और उस टाइम पे अगर बात करें कि कौन सी कमेटी थी जिसने बोला कि नहीं कम्युनल अवार्ड देना चाहिए, तो वो नाम क्या था? लुथायन कमेटी। लुथायन को ऐसे याद रख लीजिए कि लाठी चलेगी। अब आपने कम्युनल अवार्ड दे दिया, कम्युनिटी के बीच में काफ़ी डिवीजन क्रिएट कर दिया, तो अब तो लाठियाँ चलेंगी। लुथियन कमेटी रिलेटेड टू कम्युनल अवार्ड, जो कि आया 16 अगस्त 1932 में। ठीक है, अगर हम बात करें कि ओवरऑल क्या निकल करके आया, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ कि उसके बाद गांधी एरविन पैक्ट होता है 1931 में। ऑब्वियसली उसके बाद कुछ बात नहीं बनती है, उतना ऊपर ऊपर की सारी बातें होती हैं, गांधी जी को पसंद नहीं आता है। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीस्टार्ट कर दिया, और थर्ड जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 निकल करके आता है। अच्छा, इसी के बीच में एक चीज़ हमें याद रखना है, कराची सेशन जो कि 1931 में हुआ था इंटरनेशनल कांग्रेस का, और इसी में बात की गई थी फ्री स्पीच, प्रेस और एसोसिएशन फॉर्म करने की फ्रीडम की। तो कराची सेशन किसकी? फ्रीडम की। अब हम देखेंगे कि कौन से इंडियंस थे जिन्होंने
हर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। अब देखिए ट्रिक कैसे है, याद रखिए कि पटियाला पिग, बीकानेरी भुजिया ये सब खा के और जोश में जयकारा एंड नागिन डांस करते हुए सबसे आगे चले कौन, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो पटियाला से हमें याद रखना है महाराजा ऑफ पटियाला भूपिंदर सिंह। तो पटियाला पैक का हो गया महाराजा ऑफ पटियाला। बीकानेरी भुजिया याद रखेंगे महाराजा ऑफ बीकानेर गंगा सिंह। जोश से याद रखेंगे हम एन जोशी को, और जयकारा से हम याद रखेंगे MR जयकर, एंड नागिन से क्या याद रखेंगे हम, सपेरा, तेज बहादुर सपेरा। तो डांस करते हुए ये ऐसे ही है, सबसे आगे चले। सबसे से याद रखेंगे क्या, मोहम्मद सैफी, और आगे से आगा खान, बस हो गया। और कौन चल रहा था, BR अम्बेडकर। तो ऐसे ट्रिक है, पटियाला पैग यानी महाराजा ऑफ पटियाला, बीकानेरी भुजिया मतलब महाराजा ऑफ बीकानेर, जोश में मतलब NM जोशी, जयकारा MR जयकर, नागिन मतलब सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। डांस करते हुए ऐसे ही, सबसे मोहम्मद सैफी, आगे से आगा खान डर्ट, कौन चल रहा था, BR अम्बेडकर। तो कोई ऑफेंस नहीं होना चाहिए, बस मैंने ऐसे ही ट्रिक बनाई याद करने के लिए। अगर आपको कंफर्टेबल हो तो याद करें, नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो हमने देखा कि जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें कम्युनल अवार्ड निकल करके आता है 16 अगस्त 1932 को। इसमें क्या था, इसमें बोला गया है कि रिजर्व करेंगे सीट, कितनी, 71 सीट रिजर्व होगी डिप्रेस क्लास के लिए, और 3% सीट रिजर्व होगी विमेन के लिए। लेकिन ये चीज़ लागू कहाँ पे नहीं होगी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मतलब आज का जो यूपी है उस वाले एरिया में लागू नहीं होगी। और इसमें डबल वोटिंग की बात करी गई, मतलब जो डिप्रेस क्लास थे वो सेपरेट और जनरल इलेक्टोरेट दोनों में वोट कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि क्या INC ने इस कम्युनल अवार्ड को अपोज किया था या सपोर्ट किया था। तो देखिए, बोल तो सकते हैं कि INC ने इसको अपोज किया था, लेकिन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली नहीं बोला था। इन्होंने बोला था कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट को तो हम मना करते हैं, लेकिन माइनॉरिटी इस बारे में कुछ नहीं बोल रहा था, तो उनको थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी कि किस तरीके से एकदम हम ना करें। तो ये कहा जा सकता है कि ना ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको सपोर्ट किया था और ना ही अपोज किया था। फिर बाद में ये निकल करके आता है पूना पैक्ट 1932 में। तो सेपरेट इलेक्टोरेट तो पूरी बांटने की बात कर रहा था, तो गांधी जी और BR अम्बेडकर मिलते हैं और 24 सितंबर 1932 में क्या होता है, पूना पैक्ट साइन होता है, जो कि बोलता है कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट को तो एबॉलिश करेंगे, लेकिन जो रिजर्व सीट्स हैं उसको हम बढ़ा देंगे।